कभी कभी जियोपॉलिटिक्स इतनी आयरॉनिकली हो जाती है कि लगता है हिस्ट्री किसी को माफ ही नहीं करती। पाकिस्तान जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बॉर्डर टेंशन से जूझ रहा है, आज एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ा है जहां उसे चूज करना है रियाद या तेहरान। सऊदी अरेबिया पर अगर अटैक होता है तो पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। ये कोई स्टेटमेंट नहीं, ये ट्रीटी का क्लॉज है। और अब जब ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स गल्फ रीजन में गिर रहे हैं, वो क्लॉज एक्टिव हो चुका है। सवाल ये है पाकिस्तान क्या कर रहा है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्या चाहता है। आज हम पूरा पावर गेम समझेंगे। सितंबर 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट का सबसे क्रिटिकल क्लॉज ये था कि अगर किसी एक देश पर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो दूसरा देश उसे अपने खिलाफ उस एग्रेशन को माने। बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 जैसा कंसेप्ट। इसका मतलब सिंपल है, सऊदी अरेबिया पर मिसाइल गिरा तो इस्लामाबाद लीगली ऑब्लिगेटेड हो सकता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तब शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी ये क्लॉज टेस्ट हो जाएगा। लेकिन वेस्ट एशिया का क्राइसिस इतनी स्पीड से एस्केलेट हुआ कि ट्रीटी पेपर से ग्राउंड रियलिटी बन गया। इजराइल पर अटैक्स के बाद ईरान ने रिटेलिएशन एक्सपांड किया। मिसाइल्स और आर्म ड्रोन्स सिर्फ इजराइल तक लिमिटेड नहीं रहे। रिपोर्ट्स आई है कि सऊदी टेरिटरी, ओमान और गल्फ के स्ट्रेटेजिक हब्स पर प्रोजेक्टाइल्स टारगेट हुए। रियाद रीजन में एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ। रस तनूरा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के आसपास एक्सप्लोजन के विजुअल सर्कुलेट हुए। रस तनूरा कोई नॉर्मल फैसिलिटी नहीं है, ये सऊदी अरामको के अंडर ऑपरेट होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल माना जाता है। यहाँ से ग्लोबल मार्केट्स के लिए क्रूड लोड होता है। अगर यहाँ सस्टेन डैमेज होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन शेक हो सकती है। ईरान ने कुछ अटैक्स को डिनाई भी किया, कुछ को स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बोला, लेकिन गल्फ रीजन में टेंशन रियल है और इसी टेंशन ने पाकिस्तान को मूव करने पर मजबूर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को लेयर्ड एयर डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया है। सबसे प्रोमिनेंट सिस्टम है LY-80। ये चाइनीज ओरिजिन का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका रोल क्लियर है, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट करना। इसके अलावा FM-90 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया गया बताया जा रहा है। ये टेक्टिकल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को क्लोज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर आता है अंजा सीरीज, पाकिस्तान का मैन पैड सिस्टम, मोबाइल, शोल्डर लॉन्च, लो फ्लाइंग थ्रेट्स के खिलाफ इफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सिर्फ सिंबॉलिक सपोर्ट नहीं दे रहा, वो लेयर्ड डिफेंसिव ग्रिड रेनफोर्स कर रहा है। मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज और लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन, 3 लेयर्स। साथ ही पाकिस्तानी पर्सनल आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स, एयरफोर्स स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियंस रिपोर्टेडली सऊदी डिप्लॉयमेंट के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और एयरलिफ्ट सपोर्ट भी प्रोवाइड हो रहा है। IL-78 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट सिस्टम रैपिड डिप्लॉयमेंट एनेबल कर रहे हैं। ये सिर्फ इक्विपमेंट ट्रांसफर नहीं, ये ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है। इस्लामाबाद ओपनली कह रहा है कि ये मूव 2025 की स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अंडर आता है। अगर सऊदी अरेबिया पर एग्रेशन होता है तो पाकिस्तान को असिस्ट करना होगा। ये लीगल शील्ड प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को। लेकिन लीगल क्लॉज का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल रिस्क कम हो जाता है। रिस्क अभी भी मैसिव है। यहाँ से रियल कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। पाकिस्तान और ईरान नेबर्स है, दोनों के बीच लॉन्ग बॉर्डर है बलूचिस्तान रीजन के थ्रू। बॉर्डर पे पहले ही मिलिटेंट एक्टिविटी, स्मगलिंग और इंसर्जेंसी इश्यूज रहते हैं। अगर पाकिस्तान ओपनली सऊदी साइड ले लेता है तो तेहरान रिएक्ट करेगा और बॉर्डर इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बैकर रहा है। ऑयल सपोर्ट, इकोनॉमिक पैकेजेस, रेमिटेंसेस। पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए रियाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए इस्लामाबाद के पास चॉइस लिमिटेड है। पाकिस्तान ओपनली रियाद को इग्नोर नहीं कर सकता और ओपनली तेहरान को एंटागोनाइज भी नहीं कर सकता। यही पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल ट्रैप है। इसलिए पाकिस्तान एक डबल ट्रैक अप्रोच फॉलो कर रहा है। एक तरफ एयर डिफेंस डिप्लॉय हो रहा है, दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इस्लामाबाद, रियाद और तेहरान दोनों से कांटेक्ट में है। पब्लिक मैसेजिंग ये है पाकिस्तान डीएस्केलेशन चाहता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव है। गोल ये है कि क्राइसिस लिमिटेड रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुका है और डिप्लॉयमेंट सिंबॉलिक नहीं ऑपरेशनल है। सऊदी अरेबिया वल्नरेबल क्यों है? पहला रीजन, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस। सऊदी सॉइल पर अमेरिकन एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, एनर्जी हब, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल प्रेशर पॉइंट है। तीसरा, रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्राइवेटली वॉशिंगटन पर ईरान के खिलाफ हार्ड लाइन पुश की। अगर तेहरान को लगता है कि रियाद ने स्ट्राइक लॉबिंग की तो रिटेलिएशन नेचुरल टारगेट सऊदी बन सकता है और यही हो रहा है। मिसाइल्स और ड्रोन्स मल्टीपल गल्फ नोड्स को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि रियाद में यूएस एम्बेसी कंपाउंड पर इम्पैक्ट हुआ।
स्ट्रक्चरल डैमेज लिमिटेड बताया गया, लेकिन सिंबॉलिक मैसेज क्लियर है। ईरान या अलाइंड एक्टर यूएस फुटप्रिंट को सिग्नल दे रहे हैं। यूएस ने रीजन में अपनी एम्बेसीज पर एडवाइजरी इशू की, नॉन एसेंशियल स्टाफ रिलोकेट किया गया। ये सब इंडिकेटर्स एस्केलेट होती हुई सिचुएशन को शो करते हैं। पाकिस्तान का मूव सऊदी के लिए शील्ड बन सकता है, लेकिन तेहरान के लिए वार्निंग भी। अगर ईरानियन मिसाइल्स इंटरसेप्ट होते हैं पाकिस्तानी सिस्टम से, तो तेहरान इनडायरेक्टली इस्लामाबाद को हॉस्टाइल कैंप में देख सकता है। इससे बॉर्डर टेंशन एस्केलेट हो सकते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी है। पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन डायनेमिक्स एग्जिस्ट करते हैं। ईरान के खिलाफ ओवर्ट मिलिट्री पोजिशनिंग इंटरनल नैरेटिव को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी का भी सवाल है। और एक और लेयर भी है, पाकिस्तान की मिलिट्री क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को सऊदी एयर स्पेस में डिप्लॉय करके एक तरह से अपनी कैपेबिलिटी शोकेस भी कर रहा है। रियाद को प्रोटेक्शन का सिग्नल और दुनिया को मैसेज कि पाकिस्तान स्टिल हैज ऑपरेशनल मसल। लेकिन शोकेस का रिस्क ये है कि अगर कोई मेजर स्ट्राइक लीक हो गया या सिस्टम्स फेल हुए तो ब्लेम भी पाकिस्तान पर आएगा। सक्सेसफुल इंटरसेप्ट पाकिस्तान के लिए प्रेस्टीज, फेलियर पाकिस्तान के लिए ह्यूमिलिएशन। और वेस्ट एशिया जैसे रीजन में प्रेस्टीज और ह्यूमिलिएशन सीधा एस्केलेशन को इफेक्ट करता है। पाकिस्तान पब्लिकली कह रहा है हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम मीडिएशन चाहते हैं। लेकिन मीडिएशन तब क्रेडिबल होती है जब आप न्यूट्रल अपीयर करो। अगर आप एक साइड को एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहे हो तो न्यूट्रलिटी परसेप्शन वीकेन होती है। इस्लामाबाद का रियल चैलेंज ये है कि वो रियाद को सेटिस्फाई करे और तेहरान को एलिनेट करे। एक थिन रोप वॉक और रोप के नीचे फायर पिट है। इस रोप वॉक का एक इमीडिएट डेंजर ये भी है कि ईरान अगर डायरेक्ट सऊदी पर प्रेशर बढ़ाता है तो पाकिस्तान पर ट्रिएटी ट्रैप और टाइट हो जाएगा। इस्लामाबाद के पास चॉइस कम होती चली जाएगी। आज सपोर्ट डिफेंसिव है, कल डिमांड ऑफेंसिव सपोर्ट की हो सकती है। और पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन के साथ एक फॉरेन वॉर के नेक्स्ट स्टेप को अफोर्ड नहीं कर सकता। वेस्ट एशिया ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। यूएस इजराइल अलाइनमेंट, ईरान और उसके प्रॉक्सीज, गल्फ स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी कैलकुलस फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का एंट्री इस अलाइनमेंट को और विजिबल बना रहा है। अगर क्राइसिस प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो साउथ एशिया इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। एनर्जी प्राइसेस, रेमिटेंसेस, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग सब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। और यही पॉइंट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए, शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ा, गल्फ एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर रिपल इफेक्ट आएगा। इसलिए पाकिस्तान का डिसीजन सिर्फ उसका इंटरनल मैटर नहीं, रीजन वाइड इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी इससे लिंक्ड हो जाती है। पाकिस्तान ने जो मूव किया है वो लीगली जस्टिफाई हो सकता है ट्रीटी के अंडर, स्ट्रेटेजिकली नेसेसरी हो सकता है रियाद के लिए, लेकिन जियोपॉलिटिकली डेंजरस भी है। ईरान के साथ शेयर्ड बॉर्डर, सऊदी के साथ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, यूएस के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, 3 वेक्टर्स एक ही वक्त पर। अगर एस्केलेशन रुकती है तो पाकिस्तान कह सकता है कि उसने अलायंस कमिटमेंट फुलफिल किया और डी एस्केलेशन पुश की। अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो इस्लामाबाद फ्रंटलाइन स्टेट बन सकता है। ये सिर्फ सऊदी की डिफेंस स्टोरी नहीं, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल की स्टोरी है। और सवाल अब ये नहीं कि पाकिस्तान ने सिस्टम्स डिप्लॉय किए या नहीं, सवाल ये है क्या वो इस फायर स्ट्रॉम से बैलेंस बनाकर निकल पाएगा या फिर वेस्ट एशिया का क्राइसिस उसे भी अपने वॉर्टेक्स में खींच लेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को जरूर फॉलो करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।